मेरी एक बहन है, उनको बच्चा नहीं हो रहा था, यहाँ से इलाज हुआ तो बच्चा। हाँ, आराम से जो भी होता है सब ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। इस टाइम यहाँ आने के बाद आदमी को लगता है कि हाँ सुकून मिल रहा है, हर तरह से परेशानी दूर होता है। ये दीदी अच्छे है, जो भी हो यहाँ आ सकती हो, यहाँ कोई दिक्कत भी नहीं होती। ये बहुत अच्छा है इनका, आधी बीमारी तो इनसे बात करके ही ठीक हो जाती है, इनकी बोली बहुत अच्छी है। आज हम बिहार के भागलपुर में हैं और हमारे साथ हमारे गेस्ट मेहमान डॉक्टर दीप्ति सिन्हा हैं, सुपर एक्सपीरियंस्ड गायनोकोलॉजिस्ट। तो मैम, सोशल ग्लोबल न्यूज़ में आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मैम कि जो आप बच्चे के डॉक्टर हैं, खास करके ये प्रेगनेंसी का एक सही वक्त क्या होता है? सर देखिए, प्रेगनेंसी का सही वक्त होता है नॉर्मली हम लोग 22-24 साल से लेकर के 30 साल तक में हम लोग चाहते हैं कि एक बच्चा हो जाए। अगर पेशेंट मतलब महिला इच्छुक है तो नॉर्मली यही एक सही समय हम लोग मानते हैं, क्योंकि उस समय महिला का शरीर स्वस्थ रहता है। उस उम्र में 24 साल ये सब उम्र में एकदम फ्रेश फीमेल रहती है, तो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने की संभावना ज़्यादा रहती है। नहीं, आजकल ये हो रहा है कि जो मैंने इसलिए उम्र पूछा कि कई बार क्या हो रहा है कि अपने करियर को बनाने के लिए कई लोग 35। बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, करियर तो बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन माँ बनना भी एक औरत को भगवान का वरदान है। माँ बनना एक सही समय पे अगर हो जाता है और करियर को साथ लेके विद हेल्प ऑफ द फैमिली, लेकिन करियर बनाने के साथ भी बच्चा भी सही उम्र में होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो ये ट्रेंड आ रहा है कि हम पहले करियर बनाएंगे, फिर हम अपना फाइनेंशियल बैंक बैलेंस बनाएंगे और फ्लैट ले लेंगे, तब हम लोग बच्चा प्लान करेंगे। वो करते करते हम लोग बहुत लेट हो जाते हैं। नॉर्मली अब हमारे यहाँ शादियाँ ही 25 के बाद हो रही हैं। पढ़ने लिखने वाले बच्चों की शादियाँ 25-26 साल 27 साल से कम में नहीं हो रही हैं। तो उस स्थिति में हम लोग को एटलीस्ट 30-32 ईयर्स तक तो प्रेगनेंसी ले ही लेना है, क्योंकि बहुत लेट हो जाने पे इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ती जा रही है। जो अब हमारे समाज में इनफर्टिलिटी का बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट भी देते हैं, और फिर नहीं अगर कंसीव करती हैं महिलाएं तो एक IVF के तरफ, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उसके तरफ भी जाना पड़ता है, जो खुद में एक डिस्ट्रेसिंग है। मानसिक तनाव हर महीना हम लोग देख रहे हैं, और अगर बच्चे नहीं ठहर रहे हैं तो हम लोग एक अवसाद में आ जाते हैं। उस समय ये दवाई दिन में एक टाइम जैसे खा रहे हैं वैसे खाना जरूरी होता है। ये मतलब प्रेगनेंसी लेने के पहले तक प्लानिंग की दवाई। ऐसी टेस्ट की हो क्या आया? एक लड़की की 2 लड़की बताइए। पहला बच्चा हमको ऐसा लग रहा है। दूसरा, हमारा पॉकेट फ्रेंडली भी ये चीज़ नहीं है। एक नेचुरल प्रेगनेंसी होना इज पॉकेट फ्रेंडली, उसमें हमको कोई खर्च नहीं करना पड़ता है। प्रेगनेंसी खुद ब खुद होता है। और अगर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं या हम लोग IVF दे रहे हैं, तो IVF प्रेगनेंसी या इनफर्टिलिटी प्रेगनेंसी दोनों में बहुत खर्च बढ़ जाता है। इसलिए सही समय पे अगर बच्चे ले लें तो हमारा ये खर्च कम हो जाएगा, और हम मानसिक तनाव से मुक्त होकर एक स्वस्थ बच्चे को सही समय पे जन्म दे सकते हैं। मैम, ऐसे देखा जा रहा है कि जब प्रेगनेंसी ठहर जाता है तो उस टाइम में एक नए कपल को, माँ बाप को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? जी सर, सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि जो एक नए कपल होते हैं, जिनकी नई नई शादी होती है, उनके जीवन में उस समय नहीं उनको महसूस होता है कि हमको तुरंत बच्चा चाहिए। ये एक नेचुरल है, क्योंकि 2 लोग मिलते हैं, उनको आपस में एक दूसरे को समझना भी पड़ता है, तब बच्चा प्लान करना चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज़ है। इसके लिए नए कपल को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में अगर हम सबसे सुरक्षित मानते हैं तो सबसे सुरक्षित और सेफ सेक्स के लिए कॉन्डोम इस्तेमाल करना चाहिए, और उसके बाद एटलीस्ट कुछ समय लेना चाहिए। तब हम लोग को बच्चा कम से कम 6 महीना एक दूसरे को समझें, उसके बाद बच्चा प्लान करना चाहिए। अगर हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं बिना कोई कॉन्ट्रासेप्शन के, तो हमारा 1 साल के अंदर बच्चा ठहर जाना चाहिए। ये एक नेचुरल कोर्स होता है। अब इस दौरान अगर बच्चा ठहर गया, हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं और मेरा प्रेगनेंसी रुक गया, प्रेगनेंसी अगर हमारा रुक गया, तो उस समय हम लोगों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये आपका प्रश्न है। इस हिसाब से
जब प्रेगनेंसी रुक गया तो हम लोग नॉर्मल रूटीन सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। थोड़ा सा फीमेल को रेस्ट चाहिए और इसलिए थोड़ा इसको हम लोग अवॉइड करने के लिए कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात है हैवी वर्क्स नहीं होना चाहिए। हैवी वर्क मतलब जैसे कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ही विग्रस एक्सरसाइज पहले कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी में उसको कमी लाना होगा, या बहुत भारी सामान उठाना, या इस तरह की बातें नहीं करनी। खान पान में भी ध्यान रखना पड़ेगा। नए नए कपल को प्रेगनेंसी होता है तो सबसे पहले नॉर्मली है कि उल्टी की समस्या ज़्यादा आती है महिलाओं को, तो उस समय उन्हें पहले तिमाही में भूख लगने की समस्या रहती, खाना नहीं खा पाते, उल्टी होता है, तो उनका शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए शरीर को थोड़ा आराम और न्यूट्रिशनल डाइट लेना है ताकि उनके न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी को पूरा किया जा सके। दूसरी, पानी की मात्रा को बना के रखना है ताकि पानी अच्छे से पिए। फल का सेवन करना होगा, उनको प्रोटीन डाइट लेना होगा और मन को प्रसन्न रख के एक नए प्रेगनेंसी को, चाहे वो चाहत वाली प्रेगनेंसी हो या अनचाही प्रेगनेंसी है, दोनों को वेलकम करना होगा। जब मेरा मन प्रसन्न रहेगा तो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी और अच्छी नींद लेनी होगी। गर्भावस्था में नींद थोड़ी ज़्यादा आती है तो उसको ये नहीं समझना कि वो कोई परेशानी है, वो एक अच्छी चीज़ है, उसमें नींद आएगी। क्वेश्चन है कि जब प्रेग्नेंट आप हो जाते हैं तो कई बार ये होता है कि नए कपल मार्केट से जाके कुछ मेडिसिन लेते हैं, तो उस मेडिसिन का हमारे स्वास्थ्य पे कितना बुरा प्रभाव पड़ता है? जी सर, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, क्योंकि अभी तो केमिस्ट भी आपको अनवांटेड किट या प्रेगनेंसी निरोधी जो बच्चे को नुकसान करने वाली दवाइयाँ होती हैं वो केमिस्ट के यहाँ से लोग खरीद लेते हैं, और जानकारी के अभाव में कभी कभी बिना प्रेगनेंसी टेस्ट किए हुए भी लोग खा लेते हैं अगर मेंस ऊपर आ गया तो सबसे पहले तो ये नहीं। दूसरी बात है कि MTP पिल जो होती है उसको खाने के पहले हमेशा हमको ये पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा बच्चादानी में ही है, कभी कभी नली की तरफ जाता है या कहीं और, तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। उस अवस्था में हम वो दवाई का सेवन नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायी होता है। तीसरी बात, हम लोग नॉर्मली महिलाओं को कहते हैं कि अगर पहला बच्चा शादी के बाद सही समय पे हो रहा है तो उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अबॉर्शन के दौरान बच्चेदानी की नली या कोई बच्चेदानी में परेशानी भी आ जाती है, जिससे आगे बच्चे होने में भी परेशानी होने की संभावना हो सकती है। एक ये चीज़ देखा जाता है कि एक मेडिसिन से आपको कितना नुकसान है, और जब कहते हैं कि कहीं पे जाते हैं किसी डॉक्टर के पास या कोई भी, तो प्रेग्नेंट वो बोलते हैं कि एबॉर्शन करवा दें, तो उसमें एबॉर्शन में और मेडिसिन में उनके हेल्थ से रिलेटेड या आगे नेक्स्ट जो बच्चे होते हैं उससे रिलेटेड क्या क्या नुकसानियाँ झेलने पड़ती है? देखिए, अबॉर्शन मेडिसिन का है कि जब अर्ली प्रेगनेंसी रहता है तो हम लोग मेडिसिन बोलते हैं पेशेंट को लेने के लिए, ताकि उसको एक सर्जिकल प्रोसीड्यूर से नहीं गुजरना पड़े। लेकिन अगर प्रेगनेंसी 8 सप्ताह या ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग उसको मेडिसिन अवॉइड करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस अवस्था में मेडिसिन लेने पे अंदर आपका प्रेगनेंसी का कुछ पार्ट छूटने का डर होता है, जिसके लिए लंबे टाइम तक ब्लीडिंग होने लगती है और मरीज़ को समझता नहीं है। मरीज़ को लगता है कि अभी तो मेरा ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब सब कुछ ठीक हो रहा है, निकल रहा है, और धीरे धीरे उनमें खून की कमी, एनीमिया हो जाती है, इस वजह से खून गिरने की संभावना के कारण। तो उस समय फिर उनको डॉक्टर के पास मिलती हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि आपके अंदर कुछ छूट गया है, जिसको आपको हम लोग जिसको डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन कहते हैं या सक्शन इवैक्यूएशन कहते हैं, वो करने की मतलब एक सर्जिकल प्रोसीड्यूर की ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए हमेशा मेडिसिन खाने के पहले एक डॉक्टर की सलाह लेनी आवश्यक है। अगर डॉक्टर कहते हैं कि आप मेडिसिन ले सकते हैं देन आप ले लें, और मेडिसिन में भी अगर कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी या कोई बहुत दर्द होने लगता है तो तुरंत डॉक्टर के सलाह में जाना है, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई नहीं लेनी है। और एबॉर्शन भी कराने के लिए अनट्रेंड हैंड से एबॉर्शन कभी नहीं कराना है। अनट्रेंड हैंड से एबॉर्शन कराने में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बच्चेदानी में चोट आ सकती है, बच्चेदानी के फटने का डर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण कभी कभी महिला की जान भी जा सकती है, और अदर प्रॉब्लम तो जो होंगे इन्फेक्शन से होते ही हैं, मगर कभी कभी महिला सेप्टिसीमिया में चली जाती है, जिसको सेप्टिक अबॉर्शन कहते हैं। उसके कारण सेप्टिसीमिया या सेप्टिक अबॉर्शन मरीज के जान के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
अच्छा, ये भी देखा जाता है कि आगे चल के फिर वो माँ नहीं बन सकती, ऐसा भी होता है? इन्फेक्शन की वजह से नली में अगर नली बंद हो जाती है या कोई और परेशानी हो जाती है तो उनके माँ बनने में कठिनाई आती है। कुछ पेशेंट है, हमारे जानने वाले भी आपके पास एक पेशेंट आए थे। ये जो बच्चेदानी में गांठ है, ये आजकल बहुत ट्रेंड सा बन चुका है। इसको रोकथाम करने के लिए या इसका एक उपाय क्या है? जो कई महिला घबरा जाती है ये सोच के, कई ऐसे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो बोलते हैं ये कैंसर का रूप ले लिया है जी। तो आपका क्या सजेशन है इसमें? नहीं, बच्चेदानी में गांठ, देखिए गांठ बहुत तरह का होता है। जो सबसे कॉमन गांठ है जिसको हम लोग मायोमा कहते हैं, मायोमा का अलग अलग फॉर्म होता है, तीन फॉर्म होते हैं उसके। एक होता है बच्चेदानी की दीवार में, एक बच्चेदानी के अंदर की परत में जो बच्चेदानी की कैविटी की तरफ जाता है, एक बच्चेदानी के बाहर की परत में जो पेट की तरफ जाता है। ये 3 तरह का मायोमा होता है। नॉर्मली अगर मायोमा का साइज छोटा है तो कोई परेशानी नहीं करता है। नॉर्मल थोड़ा सा मेंस में ब्लीडिंग ज़्यादा होने की संभावना। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे कि जो गांठ आपने बताया वो आपने कहा 2 या 3 टाइप के गांठ होते हैं। एक बच्चेदानी के अंदरूनी दीवार की तरफ होता है, एक उसका मायोमा होता है, एक बच्चेदानी की दीवार में होता है और एक बच्चेदानी की बाहरी दीवार से होता है। ये 3 गांठ का अलग अलग नाम भी है क्या? जी। एक इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड, देखिए बेसिकली ये फाइब्रोइड है, बट इंट्राम्यूरल होता है, सबसेरोसल होता है। ये मायोमा जो होता है इसके लिए उतना परेशानी होना, लेकिन अब इसकी परेशानी कब होती है? अगर महिला को बहुत ज़्यादा खून गिर रहा है मासिक धर्म के दौरान, क्योंकि वो भी मायोमा होता है, वो कभी कभी यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोसीड्यूर होता है, जो मासिक धर्म होता है, फिर ब्लड गिरना रुक जाता है। तो अगर यूट्राइन कैविटी के कॉन्टूर को गड़बड़ करेगा तो ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है। दूसरी बात है, अगर कॉन्टूर गड़बड़ हो जाता है तो उस अवस्था में उनको प्रेगनेंसी लेने में भी प्रॉब्लम होती है या फिर अबॉर्शन की संभावना हो जाती है। अगर वो बाहर की तरफ मायोमा है तो नॉर्मली परेशानी नहीं होती है। तो इसमें कई बार ये घबराहट हो जाती है। नहीं, घबराने की बहुत बात नहीं है। अब तो गांठ का देखिए दवाई भी आ गई है जो गांठ को गलाने के लिए हम लोग देते हैं। दूसरी बात है, अब सिर्फ गांठ का भी ऑपरेशन होके गांठ निकाला जाता है, बच्चेदानी रह जाता है। तीसरी बात, अगर अंदर की दीवार में जिससे बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा, एक तकनीक है हिस्ट्रोस्कोपी, उसके द्वारा हम लोग अंदर से गांठ को ओपीडी मतलब 1 डे प्रोसीजर करके हम लोग उसको निकाल देते हैं। इसलिए अब ये बहुत गांठ कॉमन हो रहा है, बट ऐसा भी नहीं है कि वो कैंसर में होता है। 0.3 बहुत कम परसेंटेज है कैंसर। प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल प्रॉब्लम होती है पानी कम होने का। कई बार होता है स्टार्टिंग में ही पानी कम हो जाता है, कई बार आफ्टर 5 मंथ्स 6 मंथ्स के बाद होता है। तो जो बिफोर 7 मंथ्स के बाद होता है पानी कम होता है, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लिया जाए? पानी कम आजकल बहुत कॉमन हो गया। सबसे बड़ी बात है, अगर मेरा अर्ली प्रेगनेंसी में पानी कम हो रहा है तो उसमें 2-3 प्रॉब्लम होते हैं। या तो यूट्रस में कोई एब्नॉर्मलिटी है, यूट्रस में बच्चे को जगह कम मिल रहा है, सेपरेट यूट्रस है, बाइकॉर्नेट यूट्रस है, यूनिकॉर्नेट यूट्रस है। ये सारा यूट्रस का जो एनोमली होता है उसके कारण भी जगह कम होने के कारण पानी कम होने की संभावना होती है। दूसरी बात, बच्चे में कोई एब्नॉर्मलिटी होती है, पानी बनने की संभावना जो होता है, बच्चे का किडनी का अगर प्रॉब्लम है, रीनल एब्नॉर्मलिटी बच्चे में है तो भी पानी कम होने की संभावना रहती है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को रूल आउट करना पड़ता है कि क्या कारण है जिससे पानी कम हो रहा है। सबसे पहली बात है, अगर बहुत अर्ली एकदम पानी कम हो रहा है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी को अगर सबको सही तो आगे तक ले जा सके कि फीटल वायबिलिटी हो जाए। उसके लिए क्या मेडिसिन है? जी सर, उसके लिए मेडिसिन हम लोग देते हैं। नॉर्मली हम लोग प्रोटीन डाइट बढ़ाते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंटेशन देते हैं, IV फ्लूइड्स देते हैं, पानी का रिक्वायरमेंट पेशेंट को लेने के लिए कहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो पानी बढ़ाने के लिए कहते हैं। कुछ स्पेशल मेडिसिन इस टाइप से, अगर उसके लिए ऐसा मेडिसिन है इस टाइप से नहीं है सर, लेकिन हम लोग एम्पेरिकल थेरेपी द्वारा पानी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मरीज को रेस्ट में रहने बोलते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट को रिलीज करने के लिए कहते हैं। हाँ, अगर कोई फीटल एब्नॉर्मलिटी है then we will rule out for the fetal women what can we do for that abnormality to be treated afterwards. जैसे 7 मंथ्स 8 मंथ्स के बाद पानी कम होता है, 8वें महीने तक पानी कम हो रहा है तो हम लोग किसी तरह से पानी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फ्लूइड देके या अमाइनो एसिड दे करके, और उसके बाद हम लोग फीटल वायबिलिटी तक ले जाते हैं। अगर पानी बढ़ गया देन वेल एंड गुड, अगर नहीं बढ़ता है
तो हम लोग लंग मैच्योरिटी के लिए स्टेरॉइड के इंजेक्शन देते हैं बच्चे के लंग मैच्योरिटी के लिए। और अगर उसके बाद देखते हैं कि अपने सर्विलेंस में रखते हैं पेशेंट को, कभी भी अगर फीटल डिस्ट्रेस जा रहा है देन वी विल मूव ऑन फॉर द सर्जरी। और अगर इतना पानी है कि हम लोग नॉर्मल ट्राई कर सकते हैं देन वी विल गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी। अगर कहीं कोई परेशानी होगी देन ओनली वी ऑप्ट फॉर सर्जरी। मैंने जहाँ तक सुना है आपके बारे में, आपकी 80% 90% कोशिश होती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो। तो इसके लिए कई सारे पेशेंट से भी हमने बात किया तो उन्होंने ये बात कहा कि नॉर्मल डिलीवरी का ज़्यादा चांस होता है, हम लोग इसीलिए आते हैं। तो ऐसे में एक डॉक्टर के नाते आप क्या सजेस्ट करेंगे बाहर के और भी डॉक्टर से कि नॉर्मल डिलीवरी और सर्जरियन में दोनों में फ़र्क क्या होता है? पेशेंट को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है या बच्चे को कितना प्रॉब्लम हो सकता है? सर देखिए, अगर एवरीथिंग इज ओके देन वी शुड गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी। हम लोगों को नॉर्मल की कोशिश करनी चाहिए। और अगर नॉर्मल हो जाता है तो वो माँ बच्चे दोनों के हित में होती है, क्योंकि माँ स्वस्थ रहती है। और ये एक डिलीवरी एक नॉर्मल प्रोसीड्यूर है, ऐसा नहीं है कि डिलीवरी कोई बीमारी है। प्रेगनेंसी इज अ फिजियोलॉजिकल चेंज ऑफ अ फीमेल बॉडी। तो फिजियोलॉजी और भगवान ने बनाया है हमारा नॉर्मल कोर्स कि हम लोग नॉर्मल डिलीवर कर सकें। तो अगर हमारे अंदर कोई परेशानी नहीं है देन वी शुड गिव अ मैक्सिमल ट्रायल फॉर नॉर्मल डिलीवरी। जहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल या फीटल प्रॉब्लम अगर आ रहा है तभी हम लोगों को सिजेरियन के लिए सोचना चाहिए। सिजेरियन इज अ गुड थिंग, सिजेरियन हमारे यहाँ होना भी चाहिए, क्योंकि सिजेरियन से ऑब्स्टेटिकल कॉम्प्लिकेशन कम हुआ है, मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी कम हुआ है, फीटल डिस्ट्रेस कम हुआ है। हमारे बच्चे जो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान अगर हमारा सर्विलेंस अच्छा नहीं रहा, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बहुत सारे बच्चे सीपी में कन्वर्ट कर जाते हैं, जिसको सेरेब्रल पैलिसी कहते हैं। अगर बच्चा जन्म के बाद तुरंत नहीं रोया तो उसको सीपी होने की संभावना होती है, क्योंकि बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाता, उतने देर तक ब्रेन का कुछ सेल्स डेड हो सकता है। तो हम लोगों को सब कुछ देखते हुए डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आई एम ओनली डूइंग द नॉर्मल डिलीवरी और ऐसा भी नहीं आई एम ओनली गोइंग फॉर सिजेरियन सेक्शन। हम लोग को प्लस एंड प्रोज एंड कॉन्स लेके चलना चाहिए। किसको करने से माँ बच्चे के हित में बेहतरी है वो होना चाहिए, बट नॉर्मल डिलीवरी इज ऑलवेज बेटर इफ देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन। आज जो यंग बच्चियाँ हैं, खास करके लड़कियाँ, और पहले आफ्टर 60 के बाद उनको पीरियड्स होता था, अभी क्या हो रहा है कि बिफोर 13 से पहले उनको आ रहा है। तो इसमें क्या प्रश्न बोल रहे हैं? देखिए, ये है खान पान। सबसे पहले अब की बच्चियों का खान पान अच्छा रहता है। दूसरी बात है मीडिया। अब की बच्चियां मीडिया से भी बहुत प्रभावित होती हैं। बहुत सारे रीजंस है जो उनके हार्मोनल मतलब रेगुलेशन को बढ़ा देते हैं। तो ये पीरियड्स होना तो हार्मोनल इश्यू है। पहले ये सारा चीज़ का प्रॉब्लम रहता था, बच्चियों का डाइट कम रहता था, खाना पीना घर में लड़कियों को उतना। तो ये अच्छा है या इट इज़ अ गुड थिंग? गुड थिंग, ओके। अब मैं बताऊंगी, स्कूल में भी ये शिक्षा दी जाती है, बहुत सारे स्कूलों में दी जा रही है, जिसमें नहीं दी जा रही वहाँ देनी चाहिए कि पीरियड्स के बारे में 4वीं 5वीं क्लास में बच्चों को बताया जाता है। लड़की बच्चों को, जहाँ कोएड है वहाँ भी लड़कियों का अलग से क्लास लिया जाता है और बताया जाता है उन लोगों को कि अभी आपको ऐसा आपके साथ होगा तो उसको आप एबनॉर्मल नहीं समझिएगा, ये आपके लिए अच्छी चीज़ है। अगर आपकी ऐसी आपको मासिक धर्म आ रहा है मतलब यू आर टोटली हेल्दी। तो ये बच्चों की माँ पिताजी को भी बच्चों को बताना है। ऐसा नहीं है कि अचानक बच्चे को पता चला तब वो बच्चियाँ परेशान। और मासिक धर्म में बहुत ज्यादा अगर रक्तस्राव हो रहा है तो माँ को ये नहीं समझना चाहिए या पिताजी को ये नॉर्मल है। तब ये तब बहुत ज्यादा रक्तस्राव है तो उनको डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। मैम, सोशल ग्लोबल न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपका, और आपने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जो सोसाइटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं शायद सोसाइटी को आपके प्रश्नों को उत्तर देके सेटिस्फाई कर पा रही हूँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।